Hi everyone and welcome to the first lecture of GST Theory Chapter Revision series. We are going to start with the easiest and smallest chapter which is job work. So I want you to give me only 10 to 15 minutes of full attention and ये चैप्टर आपका हो जाएगा। ये बहुत इजी चैप्टर है। इसमें से आप 2-3 मार्क्स के एमसीक्यू ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। इस पर बड़ा क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन इसको लीव मत करना क्योंकि ये बस 10 मिनट में हो जाने वाला चैप्टर है एंड रिविजन तो इसके बस 5 मिनट में हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। सो कंसेप्चुअली व्हाट इज जॉब वर्क? एक सपोज प्रिंसिपल है, सपोज मैं हूँ जो एक मैन्युफैक्चरर हूँ। मैं शर्ट्स बनाती हूँ और मुझे उन शर्ट्स पे सिर्फ बटन स्टिच करके चाहिए, तो मैं किसी से वो स्टिच करवा के लेती हूँ। या फिर मैं फर्नीचर मैन्युफैक्चर करती हूँ, उसको उसको बस मुझे किसी और से पॉलिश करवा के लेना है। सो बेसिकली गुड्स तो मेरे हैं, लेकिन उन पे कोई ट्रीटमेंट या प्रोसेस करवाना है जो मैं किसी और से करवाती हूँ। तो अगर कोई और इंसान मुझे मेरे ही गुड्स पे ये ट्रीटमेंट प्रोसेस करके देगा, तो उस काम को मैं जॉब वर्क बोलूंगी और उस इंसान को जॉब वर्कर बोलूंगी। Now, one basic principle in GST is that for job working provisions to apply, the principal must be a registered person. जिसके गुड्स है, अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो ये चैप्टर ही एप्लीकेबल नहीं है, ये प्रोविजन ही एप्लीकेबल नहीं है। सो जॉब वर्किंग इज ट्रीटमेंट और प्रोसेस डन ऑन समवन एल्सेस गुड्स। नाउ व्हाट आर सम अदर कंसेप्ट्स, बेसिक्स जो आपके लिए essential है टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। फर्स्ट इज ऑल प्रोविजंस आर ऑप्शनल। ये प्रोविजंस बेसिकली एक प्रिविलेज है। आई ऑल्सो एक्सप्लेन कि ये क्यों अलग से जॉब वर्क का चैप्टर बनाया है। इट विल कम इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस वीडियो। लेकिन आपको ये बेनिफिट नहीं चाहिए तो आप इनको फॉलो नहीं करो, ऐसा भी हो सकता है। सो ऑल प्रोविजंस आर ऑप्शनल। Next is, as I mentioned, principal should be registered. Job worker can be registered or unregistered person. And the goods will be sent by the principal to the job worker, and after processing, they will be sent back again to the principal. Now, in this process, the job worker can use his own goods and service for the treatment or process. For example, वुडन फर्नीचर को पॉलिश करवाना है, तो जो पॉलिश करना है, जो पेंट टाइप चीज जो लगानी है उस फर्नीचर को, वो तो गुड्स ही है जो जॉब वर्कर खुद के यूज करेगा। दैट इज अलाउड। एंड जॉब वर्किंग इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस, इट इज नॉट अ सप्लाई ऑफ गुड्स, क्योंकि गुड्स उसके हैं, हम ट्रीटमेंट और प्रोसेस दे रहे हैं, इसलिए ये सर्विस है। When goods are transferred by the principal to job worker, ownership is not transferred, only the possession of the goods is transferred. And as I mentioned, job worker can use his own goods and service. So ये basics थे. Now registration. As I mentioned, principal has to be registered. Now these provisions are for job worker. अगर प्रिंसिपल और जॉब वर्कर सेम स्टेट में है, तो जॉब वर्कर के लिए नॉर्मल प्रोविजंस अप्लाई होती है टर्नओवर बेसिस के, कि कब रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए, किस स्टेट में हो, उसके हिसाब से थ्रेशोल्ड डिटरमाइन होगा, वो सारे प्रोविजंस। सो इस चैप्टर में कुछ नहीं दिया है, आपको रजिस्ट्रेशन का चैप्टर रेफर करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आप दो अलग स्टेट्स में है, प्रिंसिपल एंड जॉब वर्कर, तो ये हो जाएगा इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। जॉब वर्कर विल बी प्रोवाइडिंग इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस टू द प्रिंसिपल। तो इस केस में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन का रिक्वायरमेंट है एज पर रजिस्ट्रेशन के सेक्शंस। लेकिन उन्हीं सेक्शंस में एक एग्जाम्पशन भी दिया हुआ है कि अगर आपका टर्नओवर 20 लाख या 10 लाख तक है, 10 लाख इज फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स एंड 20 लाख फॉर नॉर्मल स्टेट्स, तो एग्रीगेट टर्नओवर आई एम टॉकिंग अबाउट, तो आपको रजिस्ट्रेशन से एग्जाम्पशन है, भले ही आपका ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट है। तो बेसिकली इस वाले कैटेगरी में भी आपको सेक्शन 22, 23, 24, 25 वो सारी चीजें ही देखनी है, जॉब वर्किंग में कुछ भी नहीं दिया है। तो ये एग्जाम्पशन अगर अप्लाई करेगा, देन फिर भी registration is not per se required. You will go as per the normal provisions. So just to sum it up in one single sentence, registration is as per the provisions of registration for job worker. Principal has to be registered. इस चैप्टर में registration का कुछ भी नहीं दिया है। जब आप जॉब वर्कर का एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करोगे फॉर द पर्पज ऑफ रजिस्ट्रेशन, उसमें क्या क्या चीजें आएंगी? तो जो जॉब वर्क सर्विस के चार्जेस है वो आएंगे। प्रिंसिपल के गुड्स की वैल्यू कभी नहीं आएगी। जो सर्विस वाले चार्जेस है सिर्फ वही चार्जेस आएंगे। एंड इसके अलावा अगर आपने कोई खुद के गुड्स और सर्विसेज यूज किए हैं सर्विस जॉब वर्क सर्विस देने में, उनकी वैल्यू तभी आएगी अगर वो आपने प्रिंसिपल से रिकवर की है। मतलब जब भी आप प्रिंसिपल को टैक्स इनवॉइस देंगे, तो यहाँ पे एक सर्विस कॉस्ट रहेगी, सपोज 100 रुपीज। उसमें अगर आप मटेरियल को रिकवर कर रहे हो 10 रुपीज एंड 110 पे आप चार्ज करने वाले हो प्रिंसिपल को, तो ही उसको एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड करो, अगर नहीं चार्ज करने वाले हो तो मत करो।
So this was one part about registration, which is not very important because it flows just like the normal provisions of registration. Job working में कुछ भी नहीं है. The next is molds, dies, jigs and fixtures. So basically हम मराठी या हिंदी में उसको साचा बोलते हैं कि एक स्पेसिफिक तरह से अगर आपको कोई चीज मैन्युफैक्चर करवा के लेनी है तो हम मोल्ड्स डाइज वगैरह यूज करते हैं. नाउ यहाँ पे कैसे होता है, कोई प्रिंसिपल की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है कि इसी तरह से मुझे ये गुड्स बना के चाहिए और मोल्ड भी उसी के पास रहता है. तो वो मोल्ड के साथ गुड्स भेज देता है जॉब वर्कर को और बोल देता है कि ऐसे ऐसे मुझे बना के दो ना. इस केस में कैसे रहता है, बैचेस में गुड्स आएंगे प्रिंसिपल के पास, लेकिन मोल्ड तो कभी वापस नहीं आएगा क्योंकि बहुत साल हमें मैन्युफैक्चरिंग करवाना है जॉब वर्कर से. तो मोल्ड हर बार वापस लाए फिर भेजे फिर वापस लाए, ये करने के अलावा नॉर्मल प्रैक्टिस ये रहती है कि वो मोल्ड्स एंड डाइस जॉब वर्कर के पास ही रहता है ना. इसके लिए स्पेसिफिक प्रोविजंस है जीएसटी में. लेट्स सी क्या मेंशन्ड है. सो हियर आई हैव अगेन पुट इट इन अ डायग्रामेटिक फॉर्म कि गुड्स और मोल्ड दोनों जा रहे हैं जॉब वर्कर के पास एंड प्रोसेस होके सिर्फ गुड्स वापस आ रहे हैं, मोल्ड्स नहीं आ रहे. अब ये जो मोल्ड की वैल्यू प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर को दी है, ये वैल्यू हमें कंसिडर करनी है या नहीं इन गुड्स की वैल्यू में, इन इस गुड्स के वैल्यू ऑफ सप्लाई में. अगर ये वैल्यू ऑलरेडी प्राइस में फैक्टर्ड है, इसका मतलब ये जो इनवॉइस है इसमें अगर ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो डोंट डू एनीथिंग. लेकिन अगर इंक्लूडेड नहीं है तो उसको आपको सेपरेटली इंक्लूड करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल ये मोल्ड्स की वैल्यू सपोज 1 लाख रुपीज है, 10 ईयर्स के लिए हम भेजने वाले हैं. सो 1 ईयर का डेप्रिसिएशन हो जाएगा 10,000 रुपीज. सो एवरी ईयर 10,000 का बैच वाइज डिवाइड करके इन गुड्स की वैल्यू में आ जाना चाहिए. अगर ऑलरेडी आ गया है तो कुछ नहीं करना, लेकिन नहीं आया है तो सेपरेटली इंक्लूड करना पड़ेगा. और इसका लॉजिक आता है सेक्शन 15 से, वैल्यू ऑफ सप्लाई वाला सेक्शन, कि दिस इज एन अमाउंट which the supplier is liable to pay. यहाँ पे supplier कौन है? Job worker. Ideally, the job worker is liable to arrange the mold and pay for it, but it is borne by the recipient. Recipient मतलब हमारा प्रिंसिपल खुद जाके वो मोल्ड दे रहा है जॉब वर्कर को, बेयर कर रहा है उसकी कॉस्ट. इस केस में वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड होना चाहिए. इसी लॉजिक से यहाँ पे ये फ्लो होता है. ऑलरेडी इंक्लूड है तो कुछ मत करो, इंक्लूडेड नहीं है तो सेपरेटली इंक्लूड कर लो. सो दिस वॉज अबाउट मोल्ड्स एंड डाइज. अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में मेंशन किया था कि क्यों हम ये जॉब वर्किंग के प्रोविजन सेपरेटली पढ़ रहे हैं, उसके रीजन डिस्कस करते हैं. बेसिकली जब प्रिंसिपल के प्रीमाइसेस से गुड्स बाहर चले जाएंगे तब टैक्स फ्री जाने के लिए ये प्रोविजंस है. सो टू रिमूव द गुड्स फ्रॉम प्रिंसिपल्स प्रीमाइस विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स. नहीं तो क्या हो जाएगा, रिमूवल पे अगर सप्लाई अट्रैक्ट हो गया उस पे जीएसटी पे करना पड़ेगा. फिर बाद में जब जॉब वर्कर से गुड्स वापस प्रिंसिपल पे आएंगे तो ब्रिंग बैक गुड्स और फिर से टैक्स पे करना पड़ेगा. सो सपोज प्रिंसिपल इज सेंडिंग टू जॉब वर्कर तो उस पे जीएसटी लगेगा, जब जॉब वर्कर वापस भेजेगा तब उस पे जीएसटी लगेगा. सामने वाला आईटीसी लेगा नहीं लेगा ये बहुत अलग आगे का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें बहुत अननेसेसरी कंप्लायंस हो रहा है. तो ये सब अवॉइड करने के लिए एंड गुड्स की मूवमेंट फ्री होने के लिए ये सारे प्रोविजंस है जीएसटी में. सिमिलरली जॉब वर्कर टू जॉब वर्कर, सपोज मैं शर्ट बनाती हूँ, मैंने स्टिचिंग के लिए बटन्स अटैच करने के लिए किसी एक जॉब वर्कर के पास भेजा, उसने अटैच कर दिए. फिर उसके बाद उस पे कोई और करना है, सपोज उसके शर्ट के कॉलर को स्टिफ करने के लिए उसके अंदर कुछ स्पेशल टाइप का कपड़ा वगैरह लगाना है, तो वो किसी और जॉब वर्कर के पास जाएगा. सो ये जॉब वर्कर टू जॉब वर्कर वाला जो मूवमेंट है वो भी बिना टैक्स का हो, इसलिए ये प्रोविजन है. नेक्स्ट इज सपोज मेरे एक जॉब वर्कर के पास मेरे गुड्स है, मेरा फर्नीचर है जिसको पॉलिश करके रखा गया है, किसी और स्टेट में है वो, एंड वहीं पे मुझे कस्टमर मिल गया. सो वहीं से डायरेक्टली मेरा कस्टमर जॉब वर्कर के प्रीमाइसेस से ही वो फर्नीचर को अपने घर ले जा सकता है. कोई जरूरत नहीं है मैंने उन गुड्स को वापस मेरे शॉप में लाने की एंड वहां से फिर से जाके सेल करने की. मैं डायरेक्टली जॉब वर्कर के प्रीमाइसेस से भी गुड्स सेल कर सकती हूँ बिना एनी कॉम्प्लिकेशंस इन जीएसटी. ये एनेबल करने के लिए ये प्रोविजंस इंप्लीमेंट किए गए हैं. नाउ वी विल सी ये फ्लो कैसे होता है, लेकिन हम बस व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस ये हम पढ़ रहे हैं. नाउ दिस वाज अबाउट सेल. सेल पे लायबिलिटी नहीं आएगी, ये वाले ये पॉइंट्स है. नाउ द पॉइंट्स मेंशन्ड इन ब्लू आर रिगार्डिंग आईटीसी. वी ऑल नो कि सेक्शन 16 बोलता है कि जब तक आपके पास गुड्स का पोजीशन नहीं है आप उसका आईटीसी नहीं ले सकते. लेकिन इस केस में मैंने जो मेरे गुड्स है जो मैंने शायद प्रोक्योर ही किए रहेंगे, तो जब मैंने प्रोक्योर किए तो मैंने उन पे आईटीसी ले लिया. अब मैं अगर उनको जॉब वर्कर के पास भेज दूं तो क्या मुझे आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा? नॉर्मल केस में करना पड़ेगा, लेकिन जॉब वर्क के स्पेसिफिक प्रोविजंस अगर मैं फॉलो कर रही हूँ
तो उसको भेजने के बाद भी आईटीसी का क्लेम मेरा वैसे ही रहता है, मुझे रिवर्स नहीं करना पड़ता, इसलिए ये प्रोविजंस बेनिफिशियल है। सिमिलरली एक ऐसे भी हो सकता है कि मैंने गुड्स परचेस तो कर लिए, लेकिन मैं किसी को बोलूँ कि डायरेक्टली मेरे जॉब वर्कर के लोकेशन पे ही इसको शिप कर दो, बिल टू शिप टू ट्रांज़ैक्शन। तो गुड्स कभी मेरे पास आए ही नहीं, फिर भी मैं उसका क्रेडिट ले सकती हूँ। जॉब वर्कर के पास है गुड्स, उसके पास रिसीव हो गए, फिर भी मैं उसका क्रेडिट ले सकती हूँ बिकॉज़ आई एम टेकिंग बेनिफिट ऑफ जॉब वर्किंग प्रोविजन। दिस विल बी जस्ट लाइक अ बिल टू शिप टू मॉडल। तो ये 2 पॉइंट्स हो गए आईटीसी के एंड दीज़ पॉइंट्स वर अबाउट लायबिलिटी। तो हमने ये तो जान लिया कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं। Now there is a very little part is left. Let's just go through it. कंडीशन क्या है? अब गवर्नमेंट आपको इतने प्रिविलेजेस दे रहा है कि आप मूवमेंट करो गुड्स की, उस पे टैक्स पे मत करो, आईटीसी भी क्लेम करके रख सकते हो, तो कुछ ना कुछ तो कंडीशन रहेगी। द कंडीशन इज इफ यू आर सेंडिंग गुड्स फॉर जॉब वर्क, you should get them back within. Now it depends on what type of goods you are sending. अगर आप अपने प्रिंसिपल को, अपने जॉब वर्कर को इनपुट्स भेज रहे हो, मतलब गुड्स भेज रहे हो, तो 1 साल में वो आपके पास वापस आनी चाहिए। अगर कैपिटल गुड्स भेज रहे हो, तो अब कोई गुड इनपुट है या कैपिटल है, ये कैसे डिसाइड होता है? तो कैपिटल गुड्स आर दोज व्हिच आर कैपिटलाइज्ड इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रेस्ट ऑल आर इनपुट्स। सो अगर आपके कैपिटल गुड्स है, तो वो भेजने के 3 सालों में आपके पास वापस आ जाने चाहिए। देन यू द ट्रांज़ैक्शन विल बी। और अगर मोल्ड्स वगैरह आप भेज रहे हो, तो जैसे मैंने मेंशन किया था, वो कभी आपके पास वापस नहीं आते। तो दीज़ प्रोविजंस आर नॉट एप्लीकेबल। आपने कभी भी वो वापस नहीं लाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये वापस करने की कंडीशन जो है, ये मोल्ड्स वाले ट्रांज़ैक्शंस के लिए एप्लीकेबल ही नहीं है। सो यू इवन इफ यू डोंट गेट देम बैक, इट्स टोटली ऑलराइट। सो दिस इज द नॉर्मल टाइम फ्रेम कि 1 साल में वापस लाओ, 3 साल में वापस लाओ। लेकिन अगर आप सफिशिएंट कॉज़ गवर्नमेंट को बताते हो कि कोई रीज़नेबल कोई रीज़न है जिसकी वजह से गुड्स इस इतने साल में वापस नहीं आ सकते, प्रोसेस ही इतना लंबा है या फिर कोई ट्रांसपोर्टेशन के इश्यूज़ है, तो उस केस में इसको एक्सटेंड किया जा सकता है इनपुट्स के लिए +1 ईयर एंड कैपिटल गुड्स के लिए +2 ईयर। तो इनपुट के टोटल 2 साल हो जाएँगे, कैपिटल गुड्स के 5 साल हो जाएँगे। लेकिन इसके लिए आपको स्पेसिफिकली अप्लाई करना पड़ता है। सो दीज़ वर द कंडीशन कि आपको कितने पीरियड में गुड्स को वापस लाना है। नाउ व्हाट इफ आप नहीं ला पाए? तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। एंड ये टैक्स कब से पे करना पड़ेगा? उस डेट से जब से आपने गुड्स को रिमूव किया था इनिशियली। जिस दिन सबसे पहले भेजा था, तभी सप्लाई हुआ ऐसा ट्रीट होगा एंड उस दिन से आपको इंटरेस्ट की लायबिलिटी आएगी जब तक आप टैक्स पे नहीं करते तब तक। एंड ये आपका सप्लाई बन गया, तो इसको आपको जीएसटीआर 1 वाले मंथली रिटर्न में भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा और अकॉर्डिंगली उस पे इंटरेस्ट के साथ टैक्स पे करना पड़ेगा इफ द गुड्स आर नॉट रिटर्न विद इन द स्पेसिफाइड टाइमलाइन। सो एज आई मेंशन्ड, द डेट ऑफ सप्लाई शैल बी द डेट व्हेन गुड्स आर सेंट द फर्स्ट टाइम। एंड अगर मेरी केस ऐसी है कि बिल टू शिप टू वाला ट्रांजैक्शन कि मैंने गुड्स प्रोक्योर तो किए थे, लेकिन भेजे डायरेक्टली जॉब वर्कर के प्रीमाइसेस में थे, तो जिस दिन जॉब वर्कर को उसके प्रीमाइस पे रिसीव हो गए, उस डेट से हम मानेंगे कि सप्लाई हो गया है एंड इंटरेस्ट लायबिलिटी तब से कैलकुलेट की जाएगी। And subsequently, when the job worker returns the goods, he shall pay tax if he is liable for registration. मतलब हमारे हमने जब पहले भेजा था तब टैक्स लायबिलिटी आ गई। फिर बाद में आफ्टर द पीरियड, मतलब 1 साल 3 साल वो खत्म होने के बाद जब जॉब वर्कर आपको फिर से भेजेगा, तो वो भी टैक्स लगाएगा इफ ही इज अ रजिस्टर्ड पर्सन। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो ये B2C ट्रांजैक्शन हो जाएगा, अनरजिस्टर्ड ट्रांजैक्शन, तब उस पे टैक्स नहीं आएगा। लेकिन रजिस्टर्ड है तो टैक्स पे करना पड़ेगा। सो इस ट्रांजैक्शन पे 2 बार टैक्स आ जाएगा अगर आपने टाइम में गुड्स वापस नहीं लाए। So I've just plotted a few scenarios over here कि क्या-क्या हो सकता है जब आप गुड्स जॉब वर्कर को भेजते हो। तो प्रिंसिपल है, उसने जॉब वर्कर को गुड्स भेजे। नाउ सबसे पहला क्या हो सकता है कि उसने उन गुड्स पे ट्रीटमेंट की एंड गुड्स वापस आ गए प्रिंसिपल के पास। सिनेरियो नंबर 1। सिनेरियो नंबर 2 इज उन गुड्स पे और कोई फर्दर प्रोसेसिंग करनी है, इसलिए वो गुड्स उसने सेकंड जॉब वर्कर को फिर से भेज दिया। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड ये मूवमेंट कैसे होता है। जब प्रिंसिपल सबसे पहले जॉब वर्कर को गुड्स भेजता है, तो ये हमेशा जाता है डिलीवरी चालान पे। एंड जॉब वर्कर इसी डिलीवरी चालान को 3 कॉपीज में जाता है बेसिकली। जॉब वर्कर के पास 2 कॉपीज रहती है, प्रिंसिपल के पास 1 कॉपी रहती है। तो उसी में से 1 कॉपी के साथ ये जॉब वर्कर वापस भेज देता है प्रिंसिपल को ये गुड्स। तो प्रिंसिपल के पास गुड्स आने के बाद 2 कॉपीज हो जाएंगी। ये नॉर्मल ट्रांजैक्शन है। अगर जॉब वर्कर ने किसी और जॉब वर्कर को भेजा, तो इसी डिलीवरी चालान को एंडोर्स करके भी भेज सकते हैं या फिर फ्रेश डिलीवरी चालान भी इश्यू कर सकते हैं गुड्स के मूवमेंट के लिए।
फिर जॉब वर्कर 2 में भी आगे फिर से जॉब वर्कर 3 को भेज सकता है या फिर वापस प्रिंसिपल को भेज सकता है। दिस इज़ अ फ्री फ्लो, कैसे भी हो सकता है। नेक्स्ट सिचुएशन इज जॉब वर्कर 1 डायरेक्टली एंड कस्टमर को बेच रहा है ये गुड्स। नाउ दिस ट्रांजैक्शन विल बी ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल एंड दिस विल बी calculated in the aggregate turnover of the principal and not the job worker. तो इंडिया में कस्टमर है तो विद टैक्स जाएगा, अगर आउट ऑफ इंडिया है तो ये एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन रहेगा, प्रोवाइडेड कि एक्सपोर्ट की बाकी सारी कंडीशंस भी फुलफिल हो रही हो। ये सारे टर्नओवर्स प्रिंसिपल के टर्नओवर में काउंट होंगे एज इफ दिस इज अ सप्लाई बाय प्रिंसिपल। ओके, सो आई जस्ट एक्सप्लेन्ड यू द फ्लो कि कैसे हो सकता है, क्या क्या हो सकता है। ऑल मूवमेंट्स विल बी ऑन डिलीवरी चलान एंड यस, ई-वे बिल इज मैंडेटरी। ई-वे बिल जनरली तो एक थ्रेशोल्ड होता है जिसके बाद ही अगर आपका कंसाइनमेंट वैल्यू है तो ई-वे बिल प्रोविजंस आर एप्लीकेबल। लेकिन जॉब वर्किंग के केस में ई-वे बिल इज मैंडेटरी, भले ही आप 2 रुपए का गुड्स भी क्यों ना भेज रहे हो, आपको ई-वे बिल करना ही है। एंड डिलीवरी चलान इज इन ट्रिप्लिकेट एज आई मेंशन्ड ओवर हियर। ओके, सो यस, एक और चीज, अगर जॉब वर्कर के प्रीमाइसेस से डायरेक्टली गुड्स जा रहे हैं आगे, मतलब कस्टमर के पास जा रहे हैं, तो एक एक कंप्लायंस बस आपको करना पड़ेगा कि अगर जॉब वर्कर अनरजिस्टर्ड है, उसकी प्लेस ऑफ बिजनेस को प्रिंसिपल की एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस करके दिखाना पड़ेगा प्रिंसिपल को उसके जीएसटी पोर्टल के रजिस्ट्रेशन में। So job worker's place will be shown as my place of business if he is unregistered. If he is registered, it is not required. And in case of certain notified goods, it's not required. ये notified goods वाला point आपके लिए relevant नहीं है, इस पे question कभी नहीं आएगा एग्जाम में। So बस ये याद रखना कि वो unregistered है तो additional place of business करके उसको दिखाना पड़ेगा। When? Only when you are selling goods directly from job worker's premise. Otherwise, it's not required. सो यस, दिस वाज द चैप्टर। कुछ थ्योरी पार्ट है जो बस एक बार गो थ्रू करवा रही हूँ आपको। ये सारे जो कंप्लायंसेस है, जो हम गुड्स भेज रहे हैं वापस ला रहे हैं, ये गवर्नमेंट को इंटीमेट करने पड़ते हैं। एक फॉर्म होता है डीआर जीएसटी आईटीसी 04 जो क्वार्टरली फाइल करना रहता है। फिर गुड्स जा रहे हैं वापस आ रहे हैं, ये सब मूवमेंट इंश्योर करना, सब कंप्लायंस इंश्योर करना, ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमेशा प्रिंसिपल की रहती है। जॉब वर्कर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इस पूरे चैप्टर में। जीएसटी आईटीसी 04 आई एक्सप्लेन्ड, उसकी ड्यू डेट इज 25th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर। मतलब अगर मेरा अप्रैल टू जून का क्वार्टर खत्म हो गया है तो 25th जुलाई तक मुझे आईटीसी 04 भरना है फॉर अप्रैल टू जून का क्वार्टर। फिर यस, गुड्स आर मूव्ड बेसिस डिलीवरी चलान एंड डिलीवरी चलान जॉब वर्कर जब वापस भेजता है तो उसी को एंडोर्स कर सकता है या फिर फ्रेश डिलीवरी चलान से भी भेज सकता है। एंड इफ गुड्स आर सेंड डायरेक्टली टू जॉब वर्कर, मतलब मैंने खरीदे लेकिन बिल टू शिप टू किया, तो उसको कंसाइनी में शो किया जाता है ऑन दैट परचेज इनवॉइस। सो आई विल बी द परचेजर, लेकिन शिप टू एड्रेस उसका है तो उसका कंसाइनी करके मैं शो करूंगी। एंड व्हाट इफ आई एम सेंडिंग 100 quantities टू माय जॉब वर्कर, लेकिन ही इज गोइंग टू सेंड इट बैक टू मी इन 4 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 25 25 25 25। देन इन दैट केस सेम डिलीवरी चालान वापस नहीं आ सकता क्योंकि मैं उसके 4 टुकड़े करके तो भेज नहीं सकती। तो उस केस में नए डिलीवरी चालान्स बनेंगे क्योंकि वो वाला एंडोर्स नहीं हो सकता फिर से। Then I mentioned कि e-way bill is mandatory irrespective of consignment value. Please remember that for MCQ. And if you're supplying directly from job workers premise, then don't add that turnover to job workers aggregate turnover. It will be added only to the principal's turnover. सो यस, इतना सा छोटा सा इजी चैप्टर है ये। अभी आपको समझने में टाइम भी नहीं लगेगा, बहुत इजीली हो जाएगा एंड इसकी रिवीजन तो बस 5 मिनट में हो जाएगी। प्लस इट इज वेरी लॉजिकल, आप ये कॉन्सेप्ट्स भूल भी नहीं सकते। सो प्लीज इस चैप्टर को स्किप मत करना, इस पे एमसीक्यू आने के बहुत ज्यादा चांसेस है क्योंकि थ्योरी तो इस पे आने के आना ज्यादा पॉसिबल नहीं है। सो 2-3 मार्क्स अगर आपको मिल रहा है तो प्लीज मेक श्योर, क्योंकि आईडीटी इज अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट इन ग्रुप 2। आप डीटी पे ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते लेकिन आप आईडीटी पे भरोसा कर सकते हो। सो प्लीज रिवाइज दिस वेल। आई एम नॉट कवरिंग मॉड्यूल ओवर हियर क्योंकि ये सारा मॉड्यूल का कंटेंट ही मैंने यहाँ पे लिया है। इफ यू वांट मी टू कवर स्टडी मटेरियल एज वेल इन दी कमिंग लेक्चर्स देन प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट्स डाउन बिलो। सो दैट इज इट फॉर द डे। थैंक यू सो मच एंड बाय।